गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 की यूनिट नंबर फर्स्ट की 1.3 के एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रहे हैं। सो आप प्लीज़ देखें। एग्जाम्पल नंबर 11 मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, जो कि 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 था सॉरी। अब एग्जाम्पल नंबर 12 मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 12 अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा जितने क्वेश्चन हमने अभी तक बाइनरी ऑपरेशन के किए हैं उनसे थोड़ा सा अलग है। सो आप प्लीज़ एग्जाम्पल नंबर 12 को देखें। पहले आपको दिया क्या है एग्जाम्पल नंबर 12 में, यदि एस ए कॉमा बी एक ही एलिमेंट है, इसमें जो एलिमेंट हैं वो आपके कृमित युग्म के रूप में है। किसके रूप में है? कृमित युग्म के रूप में। ए कॉमा बी, जहाँ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्या है? आर है, रियल नंबर्स है, और ए इज नॉट इक्वल टू 0 है। तथा एस में, समुच्चय एस में एक संक्रिया स्टार इस निम्न प्रकार परिभाषित हो कि ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी, मतलब एक एलिमेंट है ये। अभी तक हम ए और बी लेते थे, इसमें प्रत्येक एलिमेंट युग्म के रूप में विद्यमान है। सो हमें प्रत्येक एक एलिमेंट के लिए एक पेयर ऑफ ऑर्डर लेना पड़ेगा, मतलब 2 एलिमेंट लेंगे। सो ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी इक्वल टू क्या है? द्विआधारी संक्रिया ए का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? सी से, ए सी कॉमा बी का मल्टीप्लाई सी से बी सी, और प्लस क्या है? डी। तो हमें जो क्वेश्चंस करना है इसके अकॉर्डिंग करना है। किसके? इस जो दिया है आपको इसके अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या क्या है? पहला क्वेश्चन है इसका कि यह द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय नियम और सहचर नियम का पालन करती है या नहीं। दूसरा क्वेश्चन है इसका, हमें तत्समक अवयव निकालना है स्टार का। और तीसरा क्वेश्चन है इसका, हमें व्युत्क्रमणीय अवयव निकालना है। सो आप सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्रम विनिमय नियम से। सो आप प्लीज़ ध्यान से देखें। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा था, क्रम विनिमय नियम के लिए हमें कितने एलिमेंट चाहिए? 2 एलिमेंट। अब चूंकि इसमें प्रत्येक एलिमेंट युग्म के रूप में विद्यमान है, तो हमें 2 की जगह कितने एलिमेंट लेने पड़ेंगे? 4 एलिमेंट लेने पड़ेंगे। तो मैंने मान लिया कि माना ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी बिलोंग्स टू क्या है? एस। एस क्या है? जिस समुच्चय में द्विआधारी संक्रिया परिभाषित है। अब सबसे पहले हम निकालेंगे ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी। तो आपको क्या गिवन है? ए का मल्टीप्लाई किससे होगा? सी से। इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट, इसका सेकंड और इसका फर्स्ट, बी सी और प्लस डी, इस टाइप से लिख देंगे। अब आप ध्यान से देखें यहाँ पर। अब आपको क्या करना है? क्रम को पलटना है। क्रम को क्या करना है? पलटना है। तो क्रम को पलट के अगर आप लिखेंगे तो सी कॉमा डी स्टार ए कॉमा बी। अब सी कॉमा डी स्टार ए कॉमा बी, तो फर्स्ट का किससे मल्टीप्लाई? फर्स्ट से, तो ये आ जाएगा आपका सी ए। सेकंड का, इसके सेकंड का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? जैसे बी का मल्टीप्लाई किससे हो रहा था? सी से हो रहा था। सो इसमें डी का मल्टीप्लाई किससे होगा? ए से। डी का मल्टीप्लाई किससे होगा? ए से होगा। सो इधर आ जाएगा ए डी, और प्लस में क्या आ जाएगा? कौन सा एलिमेंट आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो प्लस में क्या आ जाएगा? बी। सो आप ध्यान से देखें, ए सी इक्वल टू सी ए होता है, ये ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका ये देखो कि d का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? a से करेंगे। और जब आप d का मल्टीप्लाई a से करेंगे तो डी ए आएगा यहाँ पर, और प्लस में b आ जाएगा। लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं है।
ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अब LHS और RHS अगर बराबर नहीं है मतलब क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। नियम का पालन नहीं करता है। अब देखें सहचर नियम के लिए, सहचर नियम के लिए बात करेंगे। अब ध्यान से देखेंगे, सहचर नियम, सहचर नियम के लिए हमें कितने युग्म लेने पड़ेंगे? 3 युग्म लेने पड़ेंगे। कितने युग्म लेंगे? 3। तो सबसे पहले हम 3 युग्म लेंगे, A, B, C, D एंड E, F बिलोंग्स टू क्या है? S है। अब सबसे पहले हम निकालेंगे A, B स्टार C, D स्टार E, F। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले हम द्विआधारी संक्रिया किस में लगाएंगे? ब्रैकेट के एलिमेंट में। तो A, B आपका ऐसा ही रखा रहेगा और यहाँ पर आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे अब, फर्स्ट का फर्स्ट से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? CE आ जाएगा। क्या आएगा? CE। फिर सेकंड का किससे मल्टीप्लाई होता है? सेकंड का मल्टीप्लाई फर्स्ट से, मतलब D का मल्टीप्लाई किससे होगा? E से, तो यहाँ पर आ जाएगा DE और प्लस में कौन सा आएगा? फोर्थ एलिमेंट, मतलब क्या आ जाएगा? F आ जाएगा। ये आपने द्विआधारी संक्रिया इसमें। अब इन दोनों में लगाएंगे तो पहला एलिमेंट ये AB और यहाँ पर ये एक एलिमेंट है और ये भी, ये कैसा? आपका एक एलिमेंट मानकर करेंगे। सो आप प्लीज़ ध्यान से देखें, इसमें क्या आएगा आपका? A का मल्टीप्लाई किस में होगा? CE में, तो ACE आ जाएगा। फिर सेकंड का मल्टीप्लाई फर्स्ट में, तो क्या आ जाएगा? BCE आ जाएगा और प्लस में फोर्थ एलिमेंट, तो क्या आ जाएगा? DE प्लस में F आ जाएगा। सो ये आया आपका क्या? LHS। अब हम RHS सॉल्व करेंगे। RHS में क्या लेंगे? A, B स्टार C, D और स्टार क्या आ जाएगा? E, F आएगा। आप ध्यान से देखें कि सबसे पहले हम ब्रैकेट के एलिमेंट में लगाएंगे द्विआधारी संक्रिया। तो आप ब्रैकेट के एलिमेंट में लगाएंगे तो क्या आएगा? A का मल्टीप्लाई किससे होगा? C से, तो क्या आ जाएगा? AC। फिर आप B का मल्टीप्लाई किससे होगा? BC और प्लस में क्या आ जाएगा? D। और फिर इसका द्विआधारी संक्रिया किससे लेंगे? अब हम थर्ड युग्म से लेंगे। सो आप यहाँ पर ध्यान से देखें ना कि ये एक एलिमेंट है और ये पूरा एक एलिमेंट है। सो AC का मल्टीप्लाई किससे होगा? E से, तो क्या आ जाएगा? ACE आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ACE। अब सेकंड का मल्टीप्लाई किससे होगा? फर्स्ट से। अब सेकंड का मल्टीप्लाई अगर हम फर्स्ट से करेंगे तो BC का पहले किस में होगा? E में, तो क्या आ जाएगा? BCE। D का किस में होगा? E में, तो DE और प्लस में क्या आ जाएगा? F आ जाएगा। अब आप देखें क्या LHS और RHS दोनों बराबर हैं? ACE, BCE, DE प्लस F, मतलब LHS इक्वल टू क्या आ गया? RHS आ गया और LHS इक्वल टू RHS है, अतः स्टार सहचर नियम का पालन करती है। सो आपने एग्जाम्पल 12 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था ये, क्रम विनिमय और सहचर। क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है परंतु सहचर का पालन करता है। आप इसको नोट करें, देन सेकंड नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसी का सेकंड क्वेश्चन में हमें
तत्समक अवयव निकालना है। क्या निकालना है? तत्समक अवयव। सो हम अभी तक जितने भी क्वेश्चनों में हमने तत्समक अवयव निकाला, हम उसमें तत्समक अवयव को ई लेते थे, परंतु इसके प्रत्येक अवयव, जो प्रत्येक अवयव है वो युग्म के रूप में विद्यमान है। किसके रूप में विद्यमान है? युग्म के रूप में विद्यमान है, तो निश्चित बात है तत्समक अवयव भी इसका युग्म के रूप में विद्यमान होगा। सो हम यहाँ पर जो इस द्विआधारी संक्रिया का तत्समक अवयव E1 कॉमा क्या लेंगे? E2 लेंगे। तो मैंने मान लिया कि माना S का तत्समक अवयव E1 कॉमा E2 है। क्या लेंगे? E1 कॉमा E2। अब आप ध्यान से देखेंगे कि निश्चित बात है A कॉमा B का अगर हम द्विआधारी संक्रिया E1 और E2 से अगर निकालते हैं तो उसमें क्या आता था कि A स्टार E बराबर क्या होता है? A। अब यहाँ पर क्या है? AB स्टार E1 E2 बराबर क्या हो जाएगा? AB आएगा। कितना आएगा? AB आएगा, क्योंकि प्रत्येक अवयव किस में विद्यमान है? युग्म के रूप में। अब आप देखें इधर, अब आप इस दोनों में द्विआधारी संक्रिया लगाएंगे तो A का मल्टीप्लाई किससे होगा? E1 से। सो क्या आ गया? A E1 आ गया। B का मल्टीप्लाई किससे होगा? E1 से, और प्लस में क्या आ जाएगा? E2, और इक्वल में क्या आ जाएगा? A कॉमा B आ जाएगा। अब दो किरमित युग्म बराबर तभी होते हैं जब उनके संगत अवयव भी कैसे हों? बराबर हों। मतलब ये युग्म इस युग्म के बराबर तभी होगा जब A E1 बराबर क्या हो? A हो, और B E1 प्लस E2 बराबर क्या हो? B हो। सो हम A E1 इक्वल टू क्या रख देंगे? A रखेंगे। सो यहाँ से A E1 माइनस A इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। A आप कॉमन ले लेंगे। अब E1 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया? 0। अब A कभी भी 0 होगा नहीं, पहले ही आपको क्वेश्चन में गिवन है कि A इज नॉट इक्वल टू 0। अगर A 0 नहीं है तो निश्चित बात है E1 माइनस 1 को क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। तो E1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो E1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। E1 की वैल्यू आपको 1 मिल गई। अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से कि B E1 प्लस E2 बराबर क्या है? B है। अब E1 की वैल्यू आपने पहले ही निकाली है, कितना आया है? 1। तो E1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो B प्लस E2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? B। तो E2 इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ से 0 मिल जाएगा। मतलब S का तत्समक अवयव, स्टार का तत्समक अवयव क्या आ जाएगा? 1,0 है। कितना आएगा? 1,0 है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें व्युत्क्रमणीय अवयव निकालना है। कौन सा अवयव निकालना है? प्रतिलोम अवयव। अब निश्चित बात है कि हम अभी तक प्रतिलोम अवयव क्या लेते थे? x लेते थे। अब इस संक्रिया में हमें प्रतिलोम अवयव भी युग्म के रूप में लेना पड़ेगा, तो हम क्या लेंगे? x1 और x2 लेंगे। सो आप ध्यान से देखें, माना व्युत्क्रमणीय अवयव x1, x2 है, और x1 x2 किस में से होना चाहिए? S में से होना चाहिए। अब देखें ध्यान से, अगर ये इसका व्युत्क्रमणीय अवयव है तो A, B स्टार x1, x2 इक्वल टू क्या होना चाहिए? E1, E2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? E1, E2 होना चाहिए। अब हम इसमें द्विआधारी संक्रिया लगाएंगे तो A x1 प्लस B x1 प्लस x2, और इक्वल में क्या आ जाएगा? E1 1, कितना आ जाएगा? 0। अब आप देखें कि A x1
इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/a। और यहाँ पर अगर आप bx1 प्लस x2 इक्वल टू 0 रखते हैं तो x1 की वैल्यू क्या है 1/a। सो यहाँ पर आ जाएगा b/a x2 इक्वल टू 0। सो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का b/a आ जाएगी। माइनस का क्या आया b/a। तो प्रतिलोम व्युत्क्रम नहीं है, अवयव क्या आ गया प्रतिलोम अवयव आपका आ गया 1/a कॉमा माइनस का b/a आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है। अच्छा क्वेश्चन है, सो प्लीज़ आप ध्यान से इसको करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 13 डिस्कस करते हैं अभी। एग्जाम्पल नंबर 13 अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। हमें दिया क्या है, यदि S बराबर ABCD सेट में जहाँ A एक समुच्चय है, A कैसा समुच्चय है रिक्त समुच्चय है, B क्या है A, B है, C में कितने एलिमेंट हैं 2 A, B है। सॉरी यहाँ मिस्टेक है कुछ क्वेश्चन में, C में A, C एलिमेंट है, A, C और D क्या है ABC है। सिद्ध करो कि समुच्चयों का संघ, संघ मतलब यूनियन, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा यूनियन। S में एक द्विआधारी संक्रिया है परंतु सर्वनिष्ठ द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो S जो है वो समुच्चयों का समुच्चय है। S क्या है, A अलग समुच्चय है, B अलग समुच्चय है, C अलग है और D अलग है। मतलब इन सभी समुच्चयों का समुच्चय क्या है S है। मतलब S यहाँ पर एक घात समुच्चय का काम करेगा। किसका समुच्चय का काम करेगा, घात समुच्चय। किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय क्या होता है, एक घात समुच्चय होता है। तो S घात समुच्चय है। और हमें संघ में आपको बता देता हूँ यूनियन क्या होता है। यूनियन दो समुच्चयों का यूनियन एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें उन दोनों समुच्चयों के एलिमेंट्स विद्यमान होने चाहिए, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए और कोई भी एलिमेंट एक से अधिक बार नहीं आना चाहिए। और सर्वनिष्ठ क्या होता है, दोनों समुच्चयों के उभयनिष्ठ अवयव को लिखते हैं जो दोनों में होता है। तो संघ तो एक द्विआधारी संक्रिया है, सिद्ध करना है परंतु सर्वनिष्ठ नहीं। सो आप ध्यान से देखें कि हमारे पास 4 समुच्चय हैं A B C D। हम अगर A का B से यूनियन निकालें वो S में होना चाहिए, A का हम C से निकालें S में होना चाहिए, A का हम D से निकालें, मतलब किसी भी दो समुच्चयों का अगर आप संघ निकालते हैं तो वो किस में विद्यमान होना चाहिए, S में। अगर ऐसा है तो द्विआधारी संक्रिया होगी। सो आप ध्यान से देखें, यहाँ पर हम सभी समुच्चयों का संघ निकालेंगे। जैसे हमने A यूनियन B निकाला, अगर आप A का और B से यूनियन निकालेंगे तो A तो एक रिक्त समुच्चय है और B क्या है, AB है। तो निश्चित बात है क्या आ जाएगा, A, B आ जाएगा। और A, B क्या है आपका, B है। मतलब A का आपने B के साथ यूनियन निकाला तो क्या आया, B, और B बिलोंग्स टू क्या है, S है। ऐसी अगर हम A का C के साथ यूनियन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, AC आएगा। और AC क्या है, C है। और C बिलोंग्स टू क्या है, S है। आप D के साथ यूनियन निकालेंगे तो A यूनियन D क्या आएगा, ABC आ जाएगा और इक्वल टू D आएगा। और DB बिलोंग्स टू क्या है, S है। अब हमने A का निकाल लिया, अब हम B का यूनियन निकालेंगे। B का यूनियन अगर आप C के साथ निकालेंगे तो ध्यान से देखना, B के एलिमेंट हैं A, B और C के एलिमेंट हैं A, C। तो दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा, ABC। और ABC इक्वल टू क्या है, D है। ABC इक्वल टू क्या है, D, और D बिलोंग्स टू S है। ऐसे ही अगर हम B का यूनियन अगर हम C के साथ D के साथ निकालते हैं तो अभी क्या आएगा, ABC आएगा।
इक्वल टू क्या होगा, डी होगा। अब हम सी का डी के साथ निकालते हैं, सी यूनियन डी निकाला, सी यूनियन डी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी सी आ जाएगा इक्वल टू डी। तो अब आप देखें कि हमने किसी भी दो मतलब सभी समुच्चयों का हमने यूनियन निकाल के देखा और जो उनका यूनियन का रिजल्ट है वो किस में विद्यमान है, एस में है। अतः यूनियन द्विआधारी संक्रिया है। अब हम सर्वनिष्ठ के लिए बात करेंगे। सर्वनिष्ठ के लिए देखें, अगर हम ए का सर्वनिष्ठ डी के साथ निकालें, बी के साथ निकालें तो एक रिक्त है और बी ए कॉमा बी है और दोनों का उभयनिष्ठ होगा तो वो क्या आएगा, एक रिक्त समुच्चय आएगा ए, और ए बिलोंग्स टू क्या है, एस है। ए बिलोंग्स टू क्या है, यहाँ पर एस है। अगर हम बी का सी के साथ उभयनिष्ठ निकालें, बी इंटरसेक्शन सी, तो दोनों में क्या मिलेगा, ए मिलेगा। परंतु ए कोई भी समुच्चय नहीं है, इनमें से ए कोई भी समुच्चय नहीं है, मतलब ए इज नॉट बिलोंग्स टू क्या होगा, एस। मतलब आपने बी का और सी का उभयनिष्ठ एस के अंदर नहीं है। अतः यहाँ पर अब आप आगे नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ देंगे। अतः इंटरसेक्शन द्विआधारी संक्रिया एस में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 13 कंप्लीट होता है, आप इसको नोट कर लें। आज हमने लेक्चर नंबर 13 में दो एग्जाम्पल कंप्लीट किए, एक एग्जाम्पल नंबर 12 और एग्जाम्पल नंबर 13। आप इनको नोटबुक में नोट कर लें अपनी। और अब हम लेक्चर नंबर 14 में इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।